तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर के आ गया हूँ 2027 का एक हिंदी का वायरल पेपर। जितने बच्चे 2027 में देने वाले हैं हिंदी का पेपर, तो पूरा का पूरा मॉडल पेपर पढ़ लो और आज अपने 70 में 70 नंबर भी पक्के कर लो। आज का मेरा कोड है 824 ईजेड कोड का पेपर है। इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन है सबको तैयार कर लो। इस मॉडल पेपर में आप लोगों को सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पूरा पेपर तैयार करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न हैं। अनुक्रमांक और नाम वगैरह यहाँ पर लिख देना अपना। समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा का पूरा पेपर भाई सॉल्व कर लेना है। ये हमारा 2027 का हिंदी का मॉडल पेपर है। चलो आगे देखो बात करते हैं। और देखो भाई, जैसे ही पेपर देने जाना तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर नोट करके दिया जाएगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे वो आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। निर्देश पढ़ेंगे कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त रहने वाला है। निर्देश नंबर 3 कहता है खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाली गोली को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित कर देना। अब देखो भाई, ओएमआर सीट जो होगी आप लोगों को घर से नहीं ले जाना है। ओएमआर सीट आप लोगों को वहीं पर ही दी जाएगी जहाँ आप लोगों का पेपर होगा एग्जाम सेंटर में। तो ओएमआर सीट में क्या करना है कि आप लोगों को एक काला पिन ले जाना है। काला पिन कैसा होना चाहिए? बॉल पॉइंट होना चाहिए। तो क्या लिखा है कि ओएमआर सीट उत्तर पत्रक पर कोई नीला पिन नहीं, आप लोगों को ब्लैक पेन ले जाना है। काला बॉल पॉइंट होना चाहिए आप लोगों के पास गोला भरने के लिए। काला बॉल पॉइंट ले जाना पेपर देने जब जाना। इसके बाद आगे देखो कि निर्देश नंबर यहाँ पर देखो 4 कहता है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर दें। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। आप लोगों को जब भाई ओएमआर सीट दी जाए तो उस पर आप लोगों को क्या करना है? उस पर आप लोगों को भाई इरेजर नहीं चलाना है ना। उस पर आप लोगों को इरेजर नहीं चलाना है। और देखो कई बच्चे क्या करते हैं, उस पर लाल पेन चला देते हैं, है ना। ओएमआर पर लाल पेन चला देते हैं तो इससे क्या होता है, ओएमआर बेकार हो जाती है। और जब आप लोगों की जो ओएमआर जब चेकिंग के लिए जाती है, ओएमआर जब आप लोग को भाई चेक की जाती है तो उसमें देखते हैं कि तो फटी ओएमआर है ना, इसमें तो पेन चला है, इसमें तो ब्लेड चला है, तो इसको मैं कैसे चेक करूँ? तो ओएमआर पे चेक नहीं की जाती है। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। आगे देखो निर्देश नंबर नेक्स्ट ये पढ़ लेना आप लोग को। निर्देश नंबर नेक्स्ट यहाँ से अब देखो मैं सीधा आप लोगों को प्रश्न नंबर ले चलता हूँ क्वेश्चन खंड आ की ओर। अब यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि गोदान के लेखक कौन है। तो भाई पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि गोदान के लेखक कौन है। याद रखेंगे प्रेमचंद्र जो है गोदान के लेखक हो जाएंगे। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामचंद्र शुक्ल, है ना। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर कहता है कि प्रेमचंद्र मुख्यतः किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद्र जो हैं भाई किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो प्रेमचंद्र जो हैं कहानी और उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद्र जो है कहानी और उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कामायनी के रचनाकार कौन है। ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा। तो कामायनी के रचनाकार हमारे प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। याद रखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादन से किसका मुख्य रूप से जुड़ा है ना। तो किसका नाम जुड़ा है। देखो क्वेश्चन से बहुत बार घुमाकर पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। ऐसे भी पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पर देखो कितना घुमा दिया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादन में से किसका नाम प्रमुख रूप से जुड़ा है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते थे कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बता दीजिए। बस आप लोगों का देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी राइट आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन सही कर देंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 कि रीतकाल के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं। तो भाई रीतकाल के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। बिहारी जो है हमारे रीतकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को भाई देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है। तो भाई बिहारी सतसई के रचनाकार हमारे बिहारी जी हो जाएंगे। इसका बी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 कि रीतकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। तो हमारी जो रीतकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा श्रृंगार सही हो जाएगा। तो हमारा श्रृंगार से करेंगे।
कि रीतकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति हमारी श्रृंगार होती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखो कहता है कि साहित्य के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है साहित्य के रचनाकार कौन है। 1 नंबर का आएगा तो भाई साहित्य के रचनाकार हमारे मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। साहित्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आधुनिक हिंदी काव्य में छायावाद के प्रमुख कवियों में से कौन शामिल हैं। तो सीधे यहाँ पर देखो पूछ दिया है कि भाई छायावादी युग के कवि कौन हैं। छायावादी युग के कवि कौन है, 1 नंबर का आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा यहाँ पर जो दिया है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है हमारे भाई छायावादी युग के मतलब कि कवि हो जाएंगे। इसके बाद आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जिस रस में हंसी उत्पन्न होती है ना, मतलब कि जिस रस में हंसी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं। 1 नंबर का आएगा तो उसको भाई हम हास्य रस कहते हैं। जिस रस में हंसी उत्पन्न होती है उसको हास्य रस कह देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मुख जो है चंद्रमा के समान है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो मुख जो है चंद्रमा के समान, इसमें कौन सा अलंकार है। 1 नंबर का आएगा पेपर में। आप देखो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो मेरा सी ऑप्शन से हो जाएगा, उपमा अलंकार है ना। तो उपमा अलंकार इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कहता है कि सोरठा छंद में मात्राओं का क्रम क्या होता है। तो सोरठा छंद में मात्राओं का क्रम क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो मेरा 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 13 गेरा 13 गेरा है ना। तो सोरठा छंद में जो मात्राओं का जो क्रम होता है वो 13 गेरा के रूप में होता है। बी ऑप्शन इसका सही करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अनुकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो भाई अनुकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, 1 नंबर का आएगा। इसका हमारा अनु सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन सही करेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखने वाले हैं कि माता पिता में कौन सा समास है। माता पिता में कौन सा समास लगा है, 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो माता पिता में कौन सा समास लगा, तो 15 का सी ऑप्शन सही करेंगे, द्वंद्व समास लगा है। माता पिता में द्वंद्व समास लगा है। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं कि अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि अग्नि का भाई तद्भव रूप क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कि अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है, आग मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आग को सही करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं कि राम ने पत्र लिखा वाक्य में कौन सा वाच्य है। राम ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा। तो देखो राम ने पत्र लिखा, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो मेरा कर्तवाच्य हो जाएगा। तो राम ने पत्र लिखा, इसमें हमारा कर्तवाच्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 कहता है मोहन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य का कर्मवाच्य क्या होगा। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य का कर्मवाच्य क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन सही करेंगे कि मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसका ए ऑप्शन सही करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 कि क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्द है। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि इनमें से बताना है कि कौन सा अविकारी शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही करेंगे, धीरे। धीरे जो मेरा शब्द है ये मेरा अविकारी शब्द है। और क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि संस्कृत में युष्मद शब्द का अर्थ क्या होता है। संस्कृत में भाई युष्मद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का भी सी ऑप्शन से हो जाएगा, तुम। तो युष्मद का अर्थ क्या होता है, तुम होता है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब पेपर देने जाओगे, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ 1 नंबर का। आप पेपर देने जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखो कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 3 × 2 = 6 नंबर का एक गद्यांश भी पूछा जाएगा। कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इसको पूरा पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ से पूछा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर का संदर्भ भी पूछा जाएगा। तो अगर मैं आप लोगों को समझा दूं कि यहाँ पर देखो भाई 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि गद्यांश का संदर्भ लिखो। संदर्भ यहाँ से लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। अब आगे देखो भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी हमारा 2 नंबर का आएगा पेपर में कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो।
तो यहाँ पर लिख देना रेखांकित अंश की व्याख्या कि बुरी संगति भयानक रोग की तरह होती है। यह अच्छे गुणों का विनाश करके साथ मतलब कि जो भाई जो बुरी संगति जो होती है ये अच्छे गुणों का विनाश कर देती है और बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बंध जाती है। उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। तो ऐसे आप लोगों को भाई इसका रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर देनी है। और जो मेरा तीसरा प्रश्न हमारा ये देखो पूछा गया है, तीसरा प्रश्न हमारा ये पूछा गया, पहला प्रश्न ये है और दूसरा प्रश्न ये है। 1 नंबर का ये आएगा, 1 नंबर का ये हमारा सा ऑप्शन है। सा ऑप्शन के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला दूसरा 1-1 नंबर के। पहला क्वेश्चन कहता है, सा क्वेश्चन का पहला नंबर है कि कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर लिखना कि बुरी संगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से छेड़ होता हुआ अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है, धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है। और कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है, तो यहाँ पर लिखेंगे कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु के समान होती है। फिर एक अथवा करके पूछा गया है, आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अथवा वाला देख लो कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता है जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। अब यहाँ से हमको समझ में आएगा कि हमारा ईर्ष्या तूनागिरी मर्मन से चैप्टर से लिया गया है। दो में से आप लोगों को एक का सॉल्व करना है। अब इसके बाद सीधे देखो ये मैंने सॉल्व भी करा दिया है ना, तो आप लोगों को भाई सॉल्व भी कर लेना। ये मैंने सॉल्व भी करा दिया, लेकिन आप लोगों को 2 में से एक का सॉल्व करना है। और इसके बाद आगे देखो ईर्ष्या तूनागिरी मेरे मन से, इसके बाद आगे भाई बात करते हैं कि यहाँ पर देखो पूछा गया, हालांकि इस पर हमारा एक क्वेश्चन छूटा हुआ है ना। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 × 2 = 6 नंबर का पद्यांश आएगा। तो पद्यांश में हमको एक पद्यांश नहीं मिला है, लेकिन हमने यहाँ पर अथवा एक यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था, थोड़ा भाई मिस्टेक हो गया है, तो इसलिए आगे देखो बात करते हैं। आगे हम सीधे ले चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। तो 5 नंबर का पेपर देने जाओगे भाई, 5 नंबर का संस्कृत का हिंदी में गद्यांश मतलब कि पूछा जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च वैव महात्मान अत्रागत स्वीयान विचारान प्रसारयन् न केवलम दर्शने साहित्य धर्म्यापितु कला क्षेत्रेपि इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पनाच कृति लोक की विस्तृतता अत्र तक कौशिक साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। इसको पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है कि इसका संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद आगे देखो यहाँ से फिर इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। हिंदी में अनुवाद करेंगे कि यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो गए, शंकराचार्य हो गए, कबीर गोस्वामी हो गए, तुलसीदास और अन्य बहुत से ऐसे महात्माओं ने यहाँ पर आकर अपने विचारों को फैलाया था। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए भी लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का अब भी पालन करती हैं और कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में भी किया है। जहाँ मरना भी है ना, तो इतना आप लोग, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कौपीन भी रेशमी साड़ियाँ होती हैं, उस कांसे को किसी से मापा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर देखो अथवा करके दिया है, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। अथवा वाला भाई आप लोग सॉल्व कर लेना। अब सीधे हम आप लोगों को ले चलते हैं यहाँ पर। अभी आप लोगों के एग्जाम में एक पद्यांश भी पूछा जाएगा ना, संस्कृत का पद्यांश, वो हमारा संस्कृत का गद्यांश था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुख स्फुरवक्ता चा योजनाति सा पंडिता। 5 नंबर का आएगा। संदर्भ लिखेंगे यहाँ से, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। हिंदी अनुवाद यहाँ से लिखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत का पद्यांश भी 5 नंबर का आता है।
अपदो दूरगामी चा साचरो नाचा पंडिता अमुक स्पूर्वकता चायो जनाति सा पंडिता। इसका ऐसे संदर्भ लिख देना। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद कर देना। बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर है किंतु पंडित नहीं है, मुखविहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वही पंडित है। अब यहाँ पर देखो अथवा करके दिया गया है, आप लोग चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अथवा वाला सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और सीधे अगर हम आगे बात करें तो भाई एक खंड काव्य भी पूछा जाएगा। 3 नंबर का खंड काव्य आता है, 3 नंबर का खंड काव्य भी आएगा। ये सारे के सारे भाई खंड काव्य इनको देख लो, या फिर आप लोग अपने टीचर से पूछ लेना कि मेरे यहाँ कौन सा खंड काव्य आएगा, है ना। तो खंड काव्य आप लोग अपने टीचर से पूछ लेना खंड काव्य कौन सा आएगा, बता देंगे वो आपको खंड काव्य। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। एक लेखक का जीवन परिचय आएगा आपको लोगों के पेपर में, 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा। रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख करके बता देता हूँ कैसे लिखना है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जन्म, फिर जन्म स्थान, फिर शिक्षा, मृत्यु, रचनाएं। तो जन्म इनका हुआ था 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। जन्म स्थान बिहार राज्य के सारण जिले में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एमए और एमएल किया था और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु होती है। रचनाएं देख लो, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, ये सब इनकी रचना हो जाएगी। पूरा भाई ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, पूरा आप लोगों को ऐसे लिखना है जीवन परिचय। और यहाँ पर सीधे अब हम ले चलते हैं आप लोगों को, हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेई नामक ग्राम में 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एंट्रेंस और एमए तक की फारसी पढ़ी थी। कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए और एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेधावी छात्र होने के कारण दोनों परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया और मुजफ्फरपुर में कुछ दिन तक एक कॉलेज में अध्यापन कार्य भी किया। इन्होंने 1920 ईस्वी तक कोलकाता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की। बाद में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने के कारण 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी थी और फिर इसके बाद ये देश सेवा में लग गए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त कर 28 फरवरी 1963 ईस्वी को ये परलोकवासी हो गए। इनकी मृत्यु हो जाती है। रचनाएं नीचे लिख देना, खादी का अर्थशास्त्र, मेरी यूरोप यात्रा। और यहाँ से हमारे लेखक का जीवन परिचय हुआ समाप्त। अब देखो पेपर देने जाओगे, आप लोगों के एग्जाम में एक कवि का भी जीवन परिचय लिखने के लिए कहा जाएगा। कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए कहा जाएगा, जो कि पेपर में 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय आता है। सूरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास। तुलसीदास जी का जीवन परिचय देख लो, है ना। तुलसीदास यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखो तुलसीदास जी का भाई जीवन परिचय देख लो कैसे लिखते हैं। तो लिखेंगे तुलसीदास, इनका जन्म लिखेंगे, जन्म स्थान, माता पिता, गुरु, पत्नी, रचनाएं, है ना। तो ये सब आप लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ऐसे आप लोगों को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो लिखेंगे जन्म कब हुआ था, सन 1532 ईस्वी में। कहाँ जन्म हुआ था, राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। माता का नाम हुलसी, पिता का नाम महात्माराम दुबे, गुरु नरहरिदास, पत्नी रत्नावली, रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। अब यहाँ से नीचे है, अब यहाँ से आप लोगों को जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। यहाँ से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गाँव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान इन्हें वेदों, पुराणों और आदि ग्रंथों का ज्ञान भी कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। और ये लास्ट में मृत्यु लिख देना और फिर रचनाएं लिख देना, रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका। ऐसा करने पर आप लोगों का वह जीवन परिचय भी समाप्त हो जाएगा। आप सीधे बात करते हैं आगे। और यहाँ पर देखो हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एक श्लोक लिखिए जो कि प्रश्न पत्र में ना आए हो। 2 नंबर का श्लोक आता है, एक पत्र लेखन भी आता है, 4 नंबर का पत्र लेखन आता है, अथवा करके भी दिया जाएगा, है ना। और संस्कृत के प्रश्न उत्तर भी दिए जाएंगे। इसके बाद सीधे फिर आप लोगों के एग्जाम में एक यहाँ पर कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध हमारा 7 नंबर का आता है। ये देखो पर्यावरण पर निबंध लिख दो, या फिर विज्ञान अभिशाप पर निबंध लिख दो, या फिर वृक्षारोपण का महत्व, या फिर जनसंख्या वृद्धि। तो ये हमारे निबंध हैं और इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज हमने आप लोगों का मॉडल पेपर पूरा कंप्लीट करा दिया है।